Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, students, we are going to start the revision session of chapter number 3, pair of linear equation in two variables. We will concisely and quickly rewind each and every topic. ठीक है ना, बेसिकली इसमें मेथड्स हैं जो अपने को सीखने, जिससे अपने को कंट्रोल चाहिए है ना, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसपे अपने को जिसपे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनने के चांसेस हैं, एमसीक्यूज, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सब्जेक्टिव पेपर में आता है, जो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस वाला पार्ट है वो किस में आता है, आपके एमसीक्यूज में आता है, और आपके जिन लोगों के एमसीक्यूज पेपर है तो आपको उधर ज्यादा फोकस करना है। ऑल्दो वी विल कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक, छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन क्विकली, समझ रहे हो, मतलब ना कंसाइसली करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठ गए उसी को लेकर बैठ गए, ये वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। हाँ, जैसे मेथड्स हैं तो हर एक मेथड का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं करूँ कि आज ही खत्म करा दूंगा, 2-3 दिन में कराएंगे, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा क्विकली करेंगे ना। जो नोट्स हैं बेटा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उन लोगों को वो नोट्स जो है कॉपी करने पड़ेंगे। आइदर डू इट बाय वीडियो, और यू कैन डू इट बाय व्हाट, एक दूसरे की कॉपी लेके। बट कॉपी लेके जब आप करते हो तो चलो मैं अलाउ कर देता हूँ, बट वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी स्टूडेंट की नोटबुक भी लेते हो तो आप समझ अभी तो समझ रहे हो, और उसको बाद में सेकंड टाइम भी समझ के लिखोगे तो उससे आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम मत रखो कि हाँ कॉपी पेस्ट फॉर्मेलिटी है कि सर ने कहा है कि नोट्स कंप्लीट करने हैं, मेरी तरफ से फिर मत ही करो उसको। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो मेरी तरफ से मत ही करो, सीधे क्वेश्चन कर लो, टाइम वेस्ट करोगे खुद का भी, क्योंकि मैं कोई कॉपियां चेक नहीं करूंगा या बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं भेजूंगा कि हाँ इसने काम पूरा कर रखा है इसको अच्छे मार्क्स देना, उससे कुछ होगा भी नहीं, है ना। हाँ, अगर आप नोट्स कंप्लीट करना चाहते हो फॉर द सेक ऑफ कि मेरे को आगे दिक्कत ना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, एग्जाम्स आ गए, और नोट्स कंप्लीट करने बैठते हो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज अवर टॉपिक फॉर टुडे। एंड हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम दिवाली, दैट इज ऑल्सो नाइस थिंग टू वॉच अबाउट, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा दिवाली में एंजॉय किया। मैं देख रहा था कुछ बच्चों के स्टेटस भी थे मेरे पास ऑन व्हाट्सएप एंड अदर थिंग्स, फेसबुक वगैरह, तो एंजॉय किया, दैट इज गुड। बट अब आप वापस बैक ऑन ट्रैक, है ना, खत्म हो गई दिवाली। अब दिवाली में उलझे मत रहना, यहाँ दिवाली चल रही है, दिवाली खत्म हो गई, अब असली दिवाली कैसे मनाओगे, असली बम कैसे फोड़ोगे, एग्जाम में मार्क्स लाके, वो असली दिवाली आपके लिए, राइट। Pair of linear equations in two variables. First of all, we'll start with the introduction. Equation. Equation के बारे में पहले भी बता चुके हैं. What is an equation? Can someone tell me? Very good. Separated by what? Equal mark. है ना, दो पॉलिनोमियल्स हैं, सेपरेटेड हैं, वन इन द एलएचएस एंड अदर इन द आरएचएस, एंड दे आर सेपरेटेड बाय एन इक्वल मार्क इन बिटवीन देम, राइट। उसको कहते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन मींस टू इक्वेट समथिंग, किसी को हिंदी में बोलते हैं समीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण, किसी को बराबर रखना, किसी दो चीजों को इक्वेट करना, इक्वल मार्क करना, ठीक है ना। There should be as many number of equations as there are number of variables used in the equations. क्या कह रहा है कि हम इक्वेशन बना तो लेते हैं, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना होता है। इक्वेशन बना लेते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको सॉल्व भी करना होता है। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, पॉलिनोमियल सीख के आए हो अभी तो तरोताजा होगी चीजें, कि दो चीजें होती हैं, कि एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक पॉलिनोमियल बनता है। फॉर एग्जांपल ये बना दिया मैंने 3x + 4। सृष्टि एक और पॉलिनोमियल बनाओ, लीनियर बनाना, लीनियर मींस वन वेरिएबल में, बोलो 4x + 8। देखो आपने चीज नोट करी, लीनियर। मैंने क्यों कहा सृष्टि को कि लीनियर बनाना, बिकॉज कोर्स में लीनियर है, कोर्स में ही क्या है, लीनियर। जो क्वाड्रेटिक है, मानता हूं क्वाड्रेटिक है, लेकिन टर्म 2 में, टर्म 1 में नहीं है, तो कोर्स में लीनियर है, तो हाल फिलहाल फर्स्ट टर्म के हिसाब से मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये दो पॉलिनोमियल है, इन दो पॉलिनोमियल को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वल मार्क लगा दिया, तो ये यहां से लेकर और यहां तक जो चीज दिखाई दे रही है, दैट इज कंप्लीटली कॉल्ड एज। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 100% आ सकता है कि फाइंड आउट करो कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है या कौन सी इक्वेशन नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल में आया था, फाइंड आउट विच ऑफ देम आर इज द पॉलिनोमियल एंड विच ऑफ देम इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो 100% चांसेस हैं बहुत अच्छे वाले कि इधर भी पूछ ले कि पता लगाओ कि कौन सी तो इसमें से लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ये इक्वेशन तो हो गई, हो गई। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन हो गई क्या दिव्यांग,
इक्वेशन तो ये हो गई, बट क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? कैसे पता चला? लीनियर का मतलब क्या होता है? वन पावर, एक्स के ऊपर वन पावर, और एक्स मत बोलो वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वन। कल को एक्स की जगह ये ए बी भी कर सकता है ना, तो एक्स याद नहीं रहना चाहिए। जो भी वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? अच्छा, हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। दैट मीन्स आप शॉर्ट में कह सकते हो सर इस इक्वेशन की डिग्री वन है, इस इक्वेशन की डिग्री वन है, बिकॉज हाईएस्ट पावर जो दिखाई दे रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की दिखाई दे रही है वो वन है। अगर मैं कहीं पर भी पावर बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पावर बढ़ा दूं, तो अब ये लीनियर नहीं रही, अभी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। तो नॉट ओनली इन द एलएचएस, आपको आरएचएस में भी चेक करना है, पूरा एंड तक जाना है, आपको पावर चेक करनी है। पावर मैक्सिमम शुड बी वन, वन से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो लीनियर भी हो गई, इक्वेशन भी हो गई, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि ये टू वेरिएबल में है क्या? इस समय ये टू वेरिएबल में नहीं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा विच ऑफ देम इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको चारों पांच ऑप्शन में से वो इक्वेशन चेक करनी है जो कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये तो इक्वेशन इन क्या है? वन वेरिएबल। ये इक्वेशन इन क्या है? जैसे पिछले लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल तो इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं आएगा। कितने वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा? टू वेरिएबल। तो एक टू वेरिएबल की इक्वेशन बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। देखो ये टू वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, बनी कि नहीं बनी? बन गई ना। अच्छा, ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि सबको तो ले आओ एलएचएस में और आरएचएस में पुटे जीरो। कैसे? 2x प्लस, अभी इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करूं, 2x प्लस 3y और प्लस 7 इधर आके बनता है -7 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन, देखो इक्वेशन है, कहां से पता चला? यहां से पता चला। लीनियर है, कहां से पता चला? पावर वन है, हाईएस्ट पावर है। और टू वेरिएबल है, कहां से पता चला? दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दो तरह के वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। दो वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दो तरह के वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। वेरिएबल तो 10 भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसमें टाइप दो ही होना चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर है? दो तरह के आइटम दिखाई देने चाहिए, जैसे एक एक्स दिखाई दे रहा है, एक वाई दिखाई दे रहा है, पूरी इक्वेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी इक्वेशन दे दूं 2x प्लस 3y, इसी के आगे कंटिन्यू कर दूं, प्लस 5x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल टू RHS में भी कुछ एक रख दूं 2x माइनस 5y। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 6, सर 6 वेरिएबल की इक्वेशन है ना, अभी भी ये टू वेरिएबल की ही इक्वेशन है। तरह तरह के आइटम है, लेकिन है तो सेम ही ना। तो एक तो x वेरिएबल आ रहा है और एक y वेरिएबल आ रहा है, तो ये अभी भी लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल की ही इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसमें कहीं भी जैसे 10 के आगे मैंने z लगा दिया, तीसरा इंट्रोड्यूस हो गया, तब फिर ये थ्री वेरिएबल में चली जाएगी, विच इज नॉट इन अवर कोर्स, जो आएगा 3D में। अभी 2D प्लेन चल रहा है तो एक्स वाई आएगा, 3D में फिर z भी इंट्रोड्यूस होगा, वो नेक्स्ट ईयर आएगा 11th क्लास में। तो अभी तो हमारे लिए टू वेरिएबल की ही इक्वेशन है, तो इसको इतना ही सीमित हम रखेंगे। ठीक है, तो देखो जो चैप्टर का नाम है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे ये पेयर ऑफ क्यों लगाया है? अब मतलब देखो, चैप्टर का नाम जस्टिफाई कर लोगे ना, आधा चैप्टर खत्म कर लोगे। भाई चैप्टर का नाम वही क्यों रखा है जो है, वही क्यों रखा है, इतना लंबा क्यों रखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, चलो लीनियर इक्वेशन है मान ली बात, टू वेरिएबल के मान ली। पेयर की क्या जरूरत है? हमारी मर्जी सर, हम तो एक ही लिखें। पेयर का मतलब समझते हो ना? दो, मतलब एक इक्वेशन से उनका पेट नहीं भरा, एक और चाहिए उनको, पेयर में चलेंगे ये हमेशा। क्यों चलेंगे? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई पेयर में चलने की? उसकी जरूरत ये पड़ गई बेटा, बिकॉज अगर मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप इस इक्वेशन को आप क्या, कोई भी मैथमेटिशियन इस कंडीशन में अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकता चाह के भी। ठीक है ना, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो भी हम एक्स एंड वाई की एग्जैक्ट एक यूनिक वैल्यू नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या? अगर एक्स की वैल्यू 1 रखे तो वाई की दूसरी वैल्यू रेडी है, वाई की वैल्यू 1 रखो एक्स की वैल्यू रेडी है, एक्स की वैल्यू कुछ और रख दो, एक्स की कितनी वैल्यू रखोगे? अरे इनफाइनाइट वैल्यूज हमारे पास, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, तो वाई उसके हिसाब से आता जाएगा। तो इस समय इस इक्वेशन की एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन और लिख दूं मैं, 3x प्लस 7y इक्वल टू 10। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी 2 वेरिएबल में। अब ये दोनों बाई मिलके एक दूसरे को सॉल्व करने में मदद करेंगे और x और y की एक यूनिक वैल्यू निकाल के आएंगे। तो एक इक्वेशन से पार नहीं पड़ी, दूसरे की जरूरत पड़ी, इसीलिए वर्ड क्या है वहां पे, चैप्टर का नाम जस्टिफाई हुआ। यानी कि इस चैप्टर में जहां जहां आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, एक नहीं देखने को मिलेगी, कितने मिलेंगी, 2 देखने को मिलेगी। कितनी, 2। अच्छा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम बनेगी, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है लंबी चौड़ी, उसमें कुछ एक्स मान के वाई मान के इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसमें भी एक सिचुएशन नहीं देगा, कितनी सिचुएशन देगा, 2 सर्कमस्टेंस देगा, जिससे एक से एक इक्वेशन बनाओ, दूसरी से दूसरी। कुल मिला के हर बार 2 इक्वेशन चलेगी अगर लीनियर है तो, और 2 वेरिएबल में। अच्छा एक बात सोचो, ये वाली इक्वेशन होती तो दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में काबिल है कि अपने आप को सॉल्व कर सकती है ना। एक्स वैक्स को इधर ले आओ, कांस्टेंट वांस्टेंट को इधर ले आओ, तो इसमें एक्स की वैल्यू यूं ही निकाल सकते हो बिना किसी इक्वेशन की मदद की। तो अब आप सोचो यार, ये इक्वेशन तो अपने आप में सॉल्व हो गई, ये क्यों नहीं हो पाई, बिकॉज यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, 1। यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, तो एक रूल बन गया, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। क्या रूल बन गया, जितने वेरिएबल। तो पहला नोट ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। पहला नोट क्या है, ध्यान से देखो, देयर शुड बी एज मैनी नंबर ऑफ इक्वेशंस, उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए लिखी हुई पेपर पे, जितने की नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड हुए हैं उन इक्वेशंस में। उन इक्वेशंस में अगर 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो यू विल नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। 2 से ज्यादा है तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए, 2। अगर कल को जैसे अभी 3D आएगा नेक्स्ट ईयर, तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में चलेंगी इक्वेशंस, तो वहां पे आपको मिनिमम कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी, वहां 2 से भी काम नहीं चलेगा, वहां पे ट्रिपलेट चाहिए होंगी, मतलब 3 इक्वेशंस का ग्रुप चाहिए होगा, जब जाके आप उन इक्वेशंस में से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाओगे। इज दैट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। इन शॉर्ट, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, ये एक फॉर्मूला माइंड में रिवाइंड रखना हमेशा, आगे के लिए, पूरे मैथमेटिकल कैरियर के लिए। कभी भी, यहाँ नहीं, 10th में नहीं, कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे ना, तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, ये एक फिक्स समीकरण चलता है जिससे वो इक्वेशन सॉल्व हो पाती हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अभी मैंने वैसे ही आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आप खुद बता सकते हो, कुछ इस तरह का होगा। देखो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो कुछ इस तरह का था, इससे पहले जो अभी हमने लिखा था -7 = 0। तो आप चेक कर सकते हो कि एक लीनियर इक्वेशन में x तो दिखाई देगा ही देगा, y तो दिखाई देगा ही देगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो x और y तो दिखाई देगा ही देगा। x के साथ एक नंबर लगा हुआ है, y के साथ एक नंबर लगा हुआ है, एक नंबर कांस्टेंट अलग से रखा है और 0। तो इसको अगर अपन कंपेयर करें तो कुछ इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, a1x + b1y + c1 = 0। सर ये a1 b1 c1 क्या है? इट इज बिकॉज कि हमको एक नहीं लेनी है, हमको कितनी लेनी है, 2 इक्वेशंस लेनी है। तो 2 इक्वेशंस लेने के लिए फिर सेकंड क्या रख दी हमने, a2x b2y c2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा है मैंने, पेयर ऑफ। अगर मैं पेयर हटा दूं, केवल सिंपली लीनियर इक्वेशन की बात करूं, तो फिर मैं ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता हूं, ax by c। भाई 2 इक्वेशन है नहीं तो 1 2 3 इसके अंदर से सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब सीरियल नंबर देने की जरूरत नहीं है कि a1 है कि b1 है कि c1। सिंपली वी कैन राइट a b एंड c। बट बिकॉज हमको 2 इक्वेशंस लेनी है तो हमने क्या कर दिया, a1 b1 c1, a2 b2 c। कल को 3 लेनी होंगी तो तीसरी और बढ़ा देंगे, a3x + b3y + b3y + c3 = 0। 3 लेनी पड़ेंगी जब की बात है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज क्वाइट इजी, याद कर सकते हो, क्वेश्चन बनने लायक है इस पे भी कि क्या होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तब आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा जो टिक मार्क करना है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की आंसर देगा तब आपको इस तरह का ऑप्शन टिक मार्क करना है जिसमें ये दोनों चीजें, क्योंकि पेयर कह दिया उसने। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट? RHS में 0 रखो, सबको इधर शिफ्ट कर दो LHS में। और ये क्या, किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। अभी क्वाड्रेटिक सीखी थी, मतलब थोड़ा सा एक झलकियां देखी थी अपने पॉलिनोमियल में, उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही बन रही थी कि सबको इधर, और RHS में क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है जी, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो शायद हमने लास्ट क्लासेस तक भी सीखा था, 7th 8th 9th में भी आ गया था कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, बट हमने मेथड्स नहीं सीखे थे, या सीखे थे तो
काफी शॉर्ट एंड स्वीट में सीखे थे। इस साल सबसे जो मेन चीज इंट्रोड्यूस हुई है लीनियर इक्वेशंस की दुनिया में, वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मींस कोइंसिडेंट, जिसमें अभी अपन नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है ना, साइमल्टेनियस चल रही है दोनों, साइमल्टेनियस साथ साथ चल रही है, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइंस आते हैं साइमल्टेनियस, कोइंसिडेंट तो दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ रखी हुई हैं। हाँ तो देखो, अब देखो आप मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, साइमल्टेनियस का मतलब समझो क्या होता है, एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं साइमल्टेनियस वर्ड पे। अब उसमें कहा कि दो इक्वेशंस एक साथ रखी हुई हैं, एक साथ को रिप्लेस करो साइमल्टेनियस से, तो फिर हो गया ना साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो वर्ड्स के भी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग, अब ऐसी ऐसी कोई चीज जो है बुक में तो है नहीं, बना हुआ क्वेश्चन है, तो इससे कुछ भी बन सकता है। हमको हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कुछ कुछ वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग हमको पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप लाइंस की दुनिया में कहो सर साइमल्टेनियस लाइंस क्या होंगी, तो आंसर यही आएगा कि जो लाइन साथ साथ चले, और जो लाइन साथ साथ चले वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं कि नहीं होती हैं, लाइन के ऊपर लाइन दोनों साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। तो लाइंस की दुनिया में कोइंसिडेंट लाइंस कुड बी द आंसर, ठीक है ना। चलो बात करते हैं मेथड्स की। तो मेथड्स दो ब्रॉड तरह जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड्स। देखो ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड्स हैं, बिकॉज अलजेब्रिक भी कुछ और सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज एलिमिनेशन, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेथड है एलिमिनेशन, जो शायद आप करते भी होंगे, मतलब ये चैप्टर नहीं शुरू हुआ था उससे पहले ही करते होंगे, मतलब 7th 8th में भी थोड़ा थोड़ा टीचर ने बता दिया होगा कि ऐसे इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये नहीं बताया था कि इस मेथड को एलिमिनेशन कहते हैं। वही बात है कि क्वाड्रेटिक में जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम कर तो 1-2 साल से पहले से रहे, लेकिन हमको पता नहीं था कि इस मेथड का नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, 10th में आगे पता चला। तो उसी तरीके से एलिमिनेशन मोस्ट कॉमनली यूज में आने वाला मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा उसी से थोड़ा सा रास्ता बस साइड से चल के हम कुछ और डिफरेंट चीज कर रहे हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन नाम रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पहली बार करोगे इस साल, बट आगे बार बार करोगे, क्योंकि 11th 12th में ये जो अप्रोच है वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देगी, लीनियर इक्वेशन ही नहीं दूसरी चीजें भी सॉल्व करके देगी। तो आप इंट्रोड्यूस पहली बार हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th में, लेकिन ये आपका पार्ट एंड पार्सल बनने वाला है नेक्स्ट ईयर्स में मैथ्स में, है ना, ठीक है। तो तीनों ही मेथड्स क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब जो क्या कहते हैं नंबर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब अपन जनरली ये वाला मेथड यूज करते हैं। हाँ जी, एक चीज और, ये जो अभी ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी ना बेटा, इसमें ये जो 6 चीजें हैं इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट्स। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट्स कहेंगे। तो ये कोएफिशिएंट्स जब बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ रखा हुआ है 101, यहाँ रखा हुआ है 137, बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स हैं, तब अपन जनरली कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। और जब नंबर्स छोटे यानी कोएफिशिएंट्स छोटे होते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन यूज करते हैं। उसमें भी सब्स्टिट्यूशन कब और एलिमिनेशन कब, तो एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, मतलब एक वेरिएबल एलएचएस में बाकी सब आरएचएस में, इस तरह की अगर इक्वेशन है तब सबसे सही मेथड ये रहता है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है लाइक दिस, अगर इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म के थोड़ा सा करीब मान लो, है ना, इस फॉर्म में है, तब सबसे सेफ मेथड कौन सा रहता है, ये वाला। तो कोई भी अपनी प्रायोरिटी नहीं चुनेगा कि सर मेरे को ये पसंद है मैं करूंगा, आपको सब आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में देखो वो क्या क्वेश्चन देगा, वो प्रायोरिटी देके क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करता है, एलिमिनेशन इस तरह की इक्वेशन, हालांकि उसको भी एलिमिनेशन से कर सकते हो, हालांकि इसको भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, मना कोई नहीं कर रहा, बट हमको पिक करना है कि हाँ ये मेथड इस पोजीशन में सबसे बेस्ट पॉसिबल मेथड है। क्योंकि चलो क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि आप तो उसको सॉल्व ही सब्स्टिट्यूशन से करो, या सॉल्व ही एलिमिनेशन से करो, या सॉल्व ही किससे करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो। अगर वैसा कहेगा तो हम तो बंद गए, फिर
वो तो करना ही है हमको। लेकिन सपोज करो नहीं कहता है तो हमको पिक करना पड़ेगा कौन सा मेथड, तो उस टाइम हम इक्वेशन का नेचर देखेंगे, इक्वेशन का टाइप देखेंगे, किस तरह की इक्वेशन उसने बनाई है या दी है, ये बनवाई है, तो उस तरीके से हम हमारा मेथड को पिक करेंगे। किसी भी मेथड से सॉल्व करो किसी भी इक्वेशन को, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि बेटा ये मेथड्स हैं। हाँ जी सर, अंदर की साइड अंदर। हाँ जी सर, दिव्यांग कहीं जाना है, चलो दिव्यांग वीडियो देखना फिर आप, है ना। ठीक है, कोई सा भी मेथड पिक करें हम, आंसर वुड बी एग्जैक्टली द सेम, चाहे से दोनों तीनों मेथड में से कोई सा मेथड चुना है, हम आंसर क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, ग्राफिकल मेथड कब चूज करते हैं, एनी आइडिया? जब क्वेश्चन का है, नहीं तो चूज करने की गलती मत करना। अगर क्वेश्चन ने मजबूरी कह दी कि नहीं भैया ग्राफिकल से करो, तब ही ग्राफिकल करो, नहीं तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, हालांकि देखो दिमाग बहुत इसमें खुलता है ग्राफिकल मेथड से, जब अपन करते हैं बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। बट ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं यार, बाद में करेंगे एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में ग्राफिकल मेथड चूज मत कर लेना अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से करो। इसी मेथड्स पे स्ट्रिक्ट रहना, अपने अलजेब्रिक मेथड से पे ही स्ट्रिक्ट रहना। आना तो चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आना ही नहीं चाहिए, आना तो चाहिए आपको, करना बनाना ग्राफ बनाना, बट जब हमको वो कहेगा तभी अपन करेंगे, नहीं तो अपन अलजेब्रिक में से तीनों में से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब एक एक मेथड को इलेबोरेट किया गया होगा। हाँ, द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, उसके बाद नोट सेक्शन कंप्लीट है, फिर अपन एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन उठा सकते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, कुल मिला के आपने अगर नोटिस किया हो तो शायद इसमें 4 एक्सरसाइज है कि 5 है, 5 है शायद, 6 हैं, 6। तो मैं अगर एक्सरसाइज वाइज डिवाइड करूं इन सारी चीजों को तो बताता हूं। देखो मैं एक्सरसाइज वाइज डिवाइड करके बताता हूं आपको, तो उससे क्या है बहुत सारी पिक्चर सामने आ जाती है। 6 एक्सरसाइज है, ओके, जितना मुझे याद है उतना मैं आपको बताता हूं, और शायद वो करेक्ट भी है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3. देखो चीजें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्वेश्चन जब एग्जाम में देखोगे ना, अच्छा तू 3.3 का आया है, इतनी हमको चीजें रटी होनी चाहिए कि तू 3.3 का आया है, क्वेश्चन देख के पता चल जाए, फिर आप देखो वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं होगा। समझ में बात, 3.2 का आया है कि 3.3 का आया है, इतनी हमको मतलब इतनी बार वो क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए हमारा, एक बार या 2 बार करने से पार नहीं पड़ेगी, 4-5 बार हमको हर एक क्वेश्चन करके और एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। ठीक है, 3.1 इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन चलेगा 3.1 में कि लीनियर इक्वेशन कौन सी तो है और कौन सी नहीं है, प्लस वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बनाओ, वर्ड प्रॉब्लम दे देगा पूरी लंबी चौड़ी 4-5 लाइन की, उनसे लीनियर इक्वेशन बनाओ। ठीक है ना, 3.2 से मेथड शुरू हो जाएंगे। 3. हाँ बता रहा हूं ना, अच्छा 3.1 में ग्राफिकल भी है, ओके, तो इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड, इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड 3.1 में हो जाएगा। 3.2 में अलजेब्रिक मेथड शुरू हो जाएंगे, एक एक मेथड की एक एक, क्या पहले 3.2 में नेचर है, आर यू श्योर? ठीक है, ओके ओके ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें है, तो फिर पहले पढ़ लेते हैं अपन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फिर यहां से मेथड्स हैं अलजेब्रिक मेथड, और जो जो हमने मेथड पिक किया वो एक एक करके पूरी एक एक मेथड की एक एक एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन की एक एक्सरसाइज है, एलिमिनेशन की एक एक्सरसाइज है, और 3.5 इज अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी नेचर ऑफ सॉल्यूशन का थोड़ा सा झलकियां हैं जितना मुझे याद आ रहा है कि नहीं बताओ, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन की एक एक्सरसाइज तो अलग से है ही सही, ठीक है जी, और उसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ भी मैं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को ऐड करूंगा, ये कुछ एक क्वेश्चन यहां भी बन सकते हैं। और 3.6 क्या है, इन सबका मिक्स है, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशंस रिड्यूसिबल भी है, राइट है ना, ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस नहीं दिख रही हैं बट बनाई जा सकती, कन्वर्ट की जा सकती हैं, लीनियर इक्वेशंस नहीं है वो, लेकिन उनको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है, वो 3.6 में होगी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल जिसको अपन कहते हैं। और इसमें मतलब एक तरीके से 5 एक्सरसाइज का लास्ट मतलब फाइनल टच होगा, है ना।
ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी, ये आपके मतलब पूरी मैप बन गया है चैप्टर का कि ये चीज एक एक एक्सरसाइज में है। ठीक है जी, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कवर करते हैं हम। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, टॉपिक का मीनिंग समझा करो। सॉल्यूशंस मतलब क्या? सॉल्यूशंस का मतलब ये है, एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन है, पेयर है हमारे पास, तो उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर वेरिएबल पार्ट का आंसर। कोई भी कहे इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल पार्ट का की वैल्यू, वेरिएबल पार्ट का आंसर। जैसे मैंने कहा कि ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं, 3x + 2y = 7, 7x + 11y = 39। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं बेटा, इसके सॉल्यूशंस बताओ। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसके अंदर से x एंड y की वैल्यू निकाल के बताओ। ये जो x एंड y की वैल्यू निकलेगी, इन्हीं को कहते हैं सॉल्यूशन। इनको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो अब मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन का नेचर बताओ। सॉल्यूशन का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन बताओ, मत बताओ चाहे से सॉल्यूशन क्या है, मतलब एक्स एंड वाई के एक्चुअल वैल्यूज मत बताओ, लेकिन जो वैल्यूज आप बता रहे हो उसका स्वभाव बताओ, उसका नेचर बताओ, वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आई बात? भाई जो भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स एंड वाई का आंसर आएगा वो किस तरह का होगा, टाइप बताओ, टाइप। समझ में आई ना? एक तो मैं एक्चुअल पूछूं और एक मैं पूछूं किस टाइप का है, तो मैं टाइप पूछ रहा हूं केवल इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो वो जो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, ये जो भी चीजें लिखी हुई है उसको मैं एक टेबल में समराइज कर देता हूं, आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा प्लस याद जल्दी हो जाएगा ना। तो इन सारी टाइप्स को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा लिख देना, वो अभी आएगा नहीं इसलिए मैं यूनिक लिख देता हूँ, वर्ड समझ जाना। यूनिक मतलब यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड जो था वो क्या था? नो सॉल्यूशन। और जो थर्ड जो था वो क्या था? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो उसको शॉर्ट में अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशंस, तो उसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, अनंत सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट समझते हो ना? इन्फिनिटी, अनंत, गिनती नहीं है जिसकी, है ना, इतने सॉल्यूशंस है। यूनिक का मतलब क्या होता है? जैसा भी शिवम यूनिक है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल पीस, मतलब ऐसा दूसरा पीस मौजूद नहीं। जैसे अपन कहते हैं ताजमहल यूनिक मॉन्यूमेंट्स के अंदर है या नहीं है? दूसरा ताजमहल थोड़ा ना है कहीं पे अपन ने देखा, उसकी कॉपीज कितनी बड़ी कोटा में बन गया, तो उसकी कॉपी है वो तो। ताजमहल ओरिजिनल तो यूनिक ही रहेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक अकेला सॉल्यूशन। एक्स एंड वाई की जो वैल्यू आ गई ना, जैसे एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 7 आ गई, जो भी आ गई, तो वो 3 और 7 यूनिक है। अब ऐसा नहीं कि सर मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूं तो अब एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, नहीं, तूने गलत सोल्व किया है, तूने गलत सोल्व किया। अगर पहले एक्स की वैल्यू 3 आई है तो 3 आनी चाहिए, या पहले गलत सोल्व किया होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स की और वाई की एक एक यूनिक वैल्यू उस इक्वेशन के हिसाब से, वो जो इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट हो गई उनको, वो है यूनिक सॉल्यूशन। वो फिक्स हो गई उन इक्वेशंस की, वो जो गिवन इक्वेशंस है उनके हिसाब से वो फिक्स हो गई। इक्वेशन बदलोगे तो फिर वैल्यूज भी बदलेगी, बाकी जो वैल्यूज गिवन है वो फिक्स होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, उनको क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी नहीं निकल रहा, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, एक्स एंड वाई की एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग एज पर द गिवन इक्वेशंस। जो इक्वेशन सर आपने दी है ना, इन इक्वेशंस के हिसाब से एक भी एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल ही ना हो, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन। और सर जो आपने जो इक्वेशंस दी है ना, उसके हिसाब से एक्स एंड वाई की अनंत सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तीनों सॉल्यूशंस का तीनों, ये नेचर है, यूनिक सॉल्यूशन एक नेचर है, नो सॉल्यूशन एक नेचर है। किस चीज का नेचर है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस का नेचर है, उनके सॉल्यूशंस का क्या है? वो नेचर है। तीनों का मीनिंग समझ में आया? अब कैसे पता लगाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के नेचर हो गए। अब कैसे पता लगाएं कि जो इक्वेशंस गिवन है वो यूनिक सॉल्यूशन की है, नो सॉल्यूशन की है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की है? तो पहला तरीका ये है कि सॉल्व कर लो। तीन मेथड्स दिए हैं ना मैंने, चार दे दिए, ग्राफिकल भी दे दिया, तो चारों मेथड में से किसी मेथड से उठाओ, सॉल्व करके देख लो, पता चल जाएगा कि एक वैल्यू आई तो यूनिक में डाल देना,
एक से ज्यादा वैल्यू आई, बहुत सारी आई तो इनफाइनाइट में डाल देना, एक भी नहीं आई तो नो सॉल्यूशन में डाल देना। तो ये तो हो जाएगा एक तरीके से ट्रेडिशनल तरीका, करके देख लिया सारा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा इस खड्डे के नीचे क्या है, खोद के देख लिया सर ये है। हाँ, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। अब चलते हैं मॉडर्न मेथड की तरफ। बिना सॉल्व, बिना खड्डा खोदे बता दिया मैंने, मशीन लिया है मैं, उससे बता दिया कि इसके नीचे सोना गड़ा हुआ है। समझ में आई बात, क्लियर है? तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने कुछ चीजें एनालाइज करी, और चीजों को एनालाइज करके फिर मैंने बताया कि हाँ ये तो यूनिक का है, ये नो का है, या फिर इनफाइनाइट। उसके लिए अपने को मदद लेनी पड़ेगी उन 6 कोएफिशिएंट्स की, क्योंकि इक्वेशन में ले दे के उनके जीवन भर की कमाई उनके कोएफिशिएंट ही तो है। क्या है इक्वेशन के अंदर, क्या है? कोएफिशिएंट बदलो, इक्वेशन बदल गई भाई। एक्स और वाई तो वैसे ही रहेंगे, बराबर का चिन्ह वैसा ही रहेगा, उस एक्स के साथ जो नंबर लगे हुए हैं वो नंबर ही तो उनको बदल रहे हैं। तो उन कोएफिशिएंट्स की मदद से अपन क्या चेक करेंगे कि यूनिक है या नो है या इनफाइनाइट। देखो बेटा, जो x के कोएफिशिएंट्स हैं जिनको a1 और a2 कहते हैं उनका रेशियो लो, और जो y के कोएफिशिएंट्स हैं जिनको भाई a1 और a2 x के कोएफिशिएंट्स हैं क्योंकि x के साथ चिपके हुए हैं, b1 और b2 जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, a1x b1y c1, ये तो था पहली इक्वेशन, a2x b2y c2। तो जो a1 a2 है वो x के साथ चिपके हुए हैं, तो वो उनका रेशियो ले लो, मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 ले लो, तो वो तो हो गया अपना रेशियो ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, x कोएफिशिएंट सॉरी। और रेशियो ऑफ y कोएफिशिएंट्स क्या हो गया, b1 बाय b2। अगर ये रेशियो बराबर नहीं है, अगर ये रेशियो बराबर, मतलब a1 को a2 से डिवाइड किया, b1 को b2 से डिवाइड किया, इधर भी रेशियो मिला, इधर या फ्रैक्शन के दो फ्रैक्शन मिला, इधर भी फ्रैक्शन मिला, वो फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, तो कैटेगरी कौन सी होगी, यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी होगी, सेकंड चीज। सर बराबर हो जाए तो, जैसे ऐसे हो जाए तो अगर ऐसे हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर C1 और C2 कब काम आएंगे, उनसे कंपेयर करो। भाई ये दोनों ही बराबर नहीं हुए ना, अगर x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं है तो कांस्टेंट टर्म्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। मतलब जो तीसरा होता है C1 C2 उनको कांस्टेंट टर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स, बिकॉज उसमें वेरिएबल है ही नहीं, वो उसमें नंबर ही दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। ये चीज शायद मैंने डिस्क्राइब नहीं करी, फिर से देखो, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन, a2x b2y c2, ये दूसरी इक्वेशन। इसमें टोटल मिला के 6 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 टर्म्स कहलाती हैं वेरिएबल टर्म्स। क्या कहलाती हैं, और ये आखिरी की 2 टर्म्स कहलाती हैं क्या, कांस्टेंट टर्म्स। क्या कहलाती हैं भाई, क्वेश्चन बन जाए, कह नहीं सकते, एमसीक्यू है भाई, इसमें कांस्टेंट टर्म छाटो, या फिर ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें वेरिएबल टर्म में y वेरिएबल की टर्म नहीं है या कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्वेश्चन बना था भाई, ऐसा नहीं बना नहीं था, मतलब किसी ने पूछा था शायद मुझसे, मैंने दिया नहीं था एग्जाम में, शायद अनुष्का ने पूछा था, राइट, अनुष्का ने पूछा था शायद, आपने तो पूछा था कि लीनियर टर्म नहीं है ऐसा पॉलिनोमियल छांटो, तो ऐसा भी इसमें भी बन सकता है कि जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है ऐसी इक्वेशन छांटो, तो पता तो हो कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, C1 C2 है। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल ले लो, 3x + 5y - 7, तो इसके अंदर कौन सी तो वेरिएबल टर्म्स होंगी, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स होंगी, ये 3x और 5y, ये दोनों कैसी होंगी, वेरिएबल टर्म्स। और जो -7 दिखाई दे रही है वो क्या होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म्स होगी। टर्म कब अलग होती है तो पता है ना, टर्म कब अलग होती है, प्लस माइनस साइन पे टर्म अलग हो जाती है। जैसे ये प्लस आ गया तो यानी कि एक टर्म यहाँ खत्म हो गई, फिर ये वापस माइनस आ गया, दैट मीन्स दूसरी टर्म यहाँ पे खत्म हो गई। कल को इक्वेशन को ऐसे बना के दे, 3 × x + 5 × y - 7 = 0, ध्यान से देखो वो सेम इक्वेशन है, तो ऐसे मत कहते ना सर 3 एक टर्म है, x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, y एक टर्म है, 7 एक, 5 टर्म से नहीं, 3 × x पूरी एक टर्म होगी, प्लस माइनस साइन पे जो है टर्म चेंज हो जाती है, डिब्बा चेंज हो जाता है रेलगाड़ी का, है ना। और 5 × y यानी कि ये पूरी चीज दूसरी टर्म का हिस्सा है, और ये तीसरी टर्म, अभी भी 3 ही टर्म्स हैं, ये इक्वेशन दोनों सेम है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे बिखेर बिखेर के रख दी उसने। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो हम कहाँ थे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन में जब शुरू के वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो मैच हो गया, पहले वाले केस में तो वही मैच नहीं हुआ था, यहाँ पे एटलीस्ट वो मैच हो गया, तो फिर आगे क्या, हाँ मतलब आगे क्या डिसीजन होना चाहिए भाई, प्लान ए तो हमारा ये था कि ये रेशियो मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो मैच हो गया, मैच हो गया तो वी विल मूव टू प्लान बी। प्लान बी क्या कहेगा कि चलो अब अगले जो बच गए कोएफिशिएंट्स का रेशियो उससे मैच करो, तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या बनेगा, C1/C2, राइट।
अब ये दोनों तो बराबर हैं, बट ये तीसरे के बराबर नहीं है, अभी भी ये तीसरे के बराबर, तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है? नो सॉल्यूशन बनता है। और एक बार अगर ये तीसरे के भी बराबर हो गए, सारे बराबर हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो वो कौन से नेचर का हिस्सा बनता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला। क्या? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है। एक्चुअली जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस है ना बेटा, इसमें जो दो इक्वेशंस हमको मिलती है ना, वो एक्चुअली सेम ही इक्वेशंस होती हैं, बस उसका दूसरा रूप होता है, उसका दूसरा रूप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन रखी 2x + 3y + 5 = 0, और दूसरी इक्वेशन मैंने रखी 10x + 15y + 25 = 0। आप कहोगे दो इक्वेशन है, लेकिन मैं कहूंगा ये तो एक ही इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि 2/10 करोगे या 3/15 करोगे या 5/25 करोगे, तीनों का रेशियो सेम है या नहीं है? बताओ। 2/10 भी काट पीट के 1/5 बनेगा, 3/15 भी 1/5 बनेगा, और 5/25 भी 1/5 बनेगा। तो ये तीसरे इस वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस बन गया ये। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, हमको केवल उसका रूप बदल के कर दिया। अब आपको सर कैसे सेम है प्रूव करो, तो मैं प्रूव करके बता दूंगा। इन सब में से 5 को कॉमन ले लो, तो 2x ही बचेगा अंदर, 3y बचेगा अंदर, और 5 बचेगा अंदर, और 0 में से 5 कॉमन लेंगे तो 0 ही बचेगा। तो आप देखो, या फिर मैं ये ब्रैकेट भी बाहर लगाता हूं, ये ब्रैकेट भी चलो मैं आगे 0 के आगे लगाता हूं, तो आप ध्यान से देखो, ये तो सेम वही इक्वेशन है। पूरी इक्वेशन को बस 5 से गुणा कर दिया, तो किसी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से गुणा कर देंगे तो इक्वेशन थोड़ा ना बदल जाएगी, वही इक्वेशन रहेगी। अगर एक इक्वेशन है मेरे पास, उसको मैं 10 से गुणा कर दूं, तो एक्चुअली वो वही इक्वेशन है। पूरी इक्वेशन को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स वाली टर्म को कर दिया, वाई वाली को छोड़ दिया, फिर तो चेंज हो गई इक्वेशन। फिर तो इक्वेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो अब आप कह रहे थे ना वो साइमल्टेनियस, तो एक तरीके से दोनों इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन सेम है। अब इनकी जो ग्राफ बनेगी ना, वो सेम ही बनेगी। हर एक इक्वेशन की ग्राफ भी बन सकती है। मतलब ग्राफ क्या बनेगी? एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है? क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो यूनिक सॉल्यूशन में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, आप ग्राफ बनाओगे तो दो लाइन इसमें बन जाएगी। नो सॉल्यूशन में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें भी आप ग्राफ बनाओगे तो दो लाइंस बन जाएंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, आप ग्राफ बनाओगे तो दो लाइंस बन जाएंगी, लेकिन इसमें वो दो लाइन सेम ही बनेगी। जो लाइन दिखाई दे रही है उसी के बस ऊपर दूसरी लाइन दिखाई देगी। सेम, जब इक्वेशन ही सेम है तो लाइन भी सेम ही बनेगी ना। ठीक है, क्लियर है? तो लाइन के ऊपर लाइन आ गई ना, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अच्छा, ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि यूनिक है या नो है या इनफाइनाइट है? ये तो हो गया अलजेब्रिक तरीका। ये तो क्या हो गया बेटा? अब देखते हैं ग्राफिकल तरीका, क्योंकि कल को क्वेश्चन आ जाए कि भैया मुझे बताओ यूनिक है, नो है, इनफाइनाइट है, बट कोएफिशिएंट्स की मदद से मत बताओ। अभी तो कोएफिशिएंट्स की मदद से बताया ना, ग्राफ की मदद से बताओ। तो ग्राफ की मदद से हम ये काम करेंगे, क्या? हम उनके ग्राफ को एनालाइज करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये बताओ। अभी अभी बताया मैंने, सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अब सॉल्यूशन पता है कब निकलता है? जब वो लाइंस टकराती हैं। सॉल्यूशंस कब निकलता है? यूनिक है, एक सॉल्यूशन है, दैट मींस एक बार टकराई है। दैट मींस कितनी बार टकराई है? यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक मतलब ये तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, मान लो एक लाइन हमारी ऐसे बनी, दूसरी लाइन हमारी ऐसे बनी, एक बार टकराई, एक बार टकराई है। इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा जिसमें दो लाइंस एक दूसरे से कितनी बार टकरा रही हैं? वन एंड ओनली वन टाइम दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जो इस नो सॉल्यूशन का ग्राफ बनेगा उसमें नो, नो मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब एक बार भी नहीं टकराई। एक बार भी नहीं टकराई तो ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं जो टकराती नहीं है? पैरेलल, ऐसी ऐसी। इसको भी कितना इनफाइनाइट खींच लो, इसको भी खींच लो, दोनों साइड से खींच लो, ये टकराएंगी नहीं। टकराएंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, इसको क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ क्या बनेगा? बहुत बार टकरा रही हैं, टकराए जा रही हैं, और वो एक ही लाइन है। एक तरीके से हम प्रैक्टिकली सोचें तो वो एक ही लाइन है, लेकिन अगर हम मानें कि वहां पे दो लाइंस मौजूद हैं तो वो दो लाइंस ऐसी मौजूद हैं जो बार बार टकरा रही हैं। इस तरीके से एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन, उसी के ऊपर क्या है? दूसरी लाइन।
ठीक है, क्लियर है। इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा, एक बार टकरा रही है यूनिक सॉल्यूशन, एक बार भी नहीं टकरा रही है नो सॉल्यूशन, बार बार टकरा रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स टकरा रही है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। अब इन लाइंस को क्या कहते हैं? तो इस तरह की लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। किस तरह की लाइन को? जो एक बार टकराए, जो एक बार टकराए उन लाइंस को क्या कहते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो टकराए नहीं वो तो अभी आपने बता ही दिया, पैरेलल लाइंस। जो टकराए ही नहीं उनको क्या कहते हैं? और जो एक के ऊपर एक समाई हुई है, यानी एक ही तरह की लाइन से, एक तरीके से, उनको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। अब बेसिकली लाइंस दो तरह की होती है बेटा, या तो इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग। या तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग कौन सी है? यूनिक सॉल्यूशन वाली। नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी है? पैरेलल वाली, नो सॉल्यूशन वाली। वो तीसरी कैटेगरी क्या है? वो तो जबरदस्ती पैदा की हुई कैटेगरी है। वो तो एक तरीके से एक ही तक लाइन है वो, भाई लाइन के ऊपर लाइन, तो वो एक ही लाइन है। लेकिन इस लिहाज से अगर हम पकड़े तो ये तीन लाइंस मिलती हैं। ठीक है ना? जैसे आधार बदलता है तो चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाती है ना, इस आधार से ये तीन तरह की लाइंस हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो दो ही तरह की लाइंस है। कौन कौन सी? इंटरसेक्टिंग और नॉन। इंटरसेक्टिंग मींस यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग मींस नो सॉल्यूशन वाली लाइंस, दैट मींस पैरेलल लाइंस। हाँ, एक तीसरी तरह की लाइंस भी होती हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं, बट नहीं है कोर्स में। ठीक है ना? कोर्स में नहीं है। दो तरह की लाइंस ही हैं। केवल अर्थ की बात करें तो ऐसी लाइंस जो अलग अलग प्लेन पे हो, ऐसी लाइंस जो अलग अलग प्लेन पे हो। फॉर एग्जांपल ये फ्लोर एक प्लेन है, 2D प्लेन है, ये दीवार भी एक 2D प्लेन है। एक लाइन तो इस फ्लोर पे खींची, एक लाइन इधर खींची, कभी नहीं टकराएंगी। भाई इसको बढ़ाओगे खींचोगे इस प्लेन पे आके खत्म हो जाएगी, उसको बढ़ाओगे खींचोगे उस प्लेन पे खत्म हो जाएंगी, इधर बढ़ाओगे तो टकरा भी नहीं रही है, तो यूनिक भी नहीं है। अच्छा, पैरेलल भी नहीं है, तो फिर क्या है वो? उनको कहते हैं स्क्यू लाइंस, जो अभी फिलहाल कोर्स में नहीं है। तो हमारे कोर्स में एक ही प्लेन की बात होगी, दो अलग अलग प्लेन की बात होगी, क्योंकि 3D तो आई नहीं ना अभी। वो दो अलग अलग प्लेन की बात होती है 3D में, अभी 2D में एक ही प्लेन की बात होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। फाइन, क्लियर यहां तक? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है, अलजेब्रिक तरीका क्लियर है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो नो सॉल्यूशन। अच्छा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही रेशियो इक्वल हैं, तीनों ही टर्म्स के कोएफिशिएंट्स के, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइंस को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल जो नो सॉल्यूशन वाली लाइंस है उसको हम क्या कहते हैं? देखो ऐसे सोचेगा, नो सॉल्यूशन, नो नो मींस है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। तो सॉल्यूशन ही नहीं है मतलब लाइन नहीं टकराई है, लाइन नहीं टकराई है, दैट मींस वो क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो अभी हमारे लिए केवल दो ही तरह की लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, या तो लाइन टकराएगी या फिर लाइन नहीं टकराएगी। तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, उसी का दूसरा नाम है पैरेलल। अब कोइंसिडेंट लाइंस एक तरीके से जबरदस्ती बनाया हुआ एक तीसरा टाइप है, जिसमें लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, यानी इक्वेशन भी वो सेम ही है, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन भी सेम ही है और उनका जो ग्राफ बन रहे हैं वो भी सेम ही है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूशंस था। डिटेल में ये टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको समझाया, यही चीज डिटेल फॉर्म में देखो, ये अलजेब्रिक मेथड और ये ग्राफिकल मेथड। और इस तरह के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइंस बनती है उनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, एक बार तीनों को नजर से निकाल लो। नो सॉल्यूशन, शुरू के दो रेशियो इक्वल बट तीसरे के इक्वल नहीं होंगे, पैरेलल लाइंस बनेगी। इस तरह के लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, पूरा नाम तो इसका ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बट शॉर्ट में हम क्या देते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं और इन लाइंस को क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अब ये जो सॉल्यूशंस है ना, इनका एक और हिसाब से नाम रखा हुआ है कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, और दूसरा इनकंसिस्टेंट, उल्टा ही उसका, उसका एंटोनिम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो आप मत रटो, केवल मतलब याद रखो। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन मिले, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन, अब मुझे बताओ यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? सॉल्यूशन मिल रहा है ना, भले एक ही मिल रहा है पर मिल रहा है ना यूनिक में। नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? मिल ही नहीं रहा। जब भी सॉल्यूशन नहीं मिले तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? वो इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट या इनका?
अभी भी कंसिस्टेंट, एक नहीं, वहां तो इनफाइनाइट मिल रहे हैं, तो मिल तो रहे हैं ना। जब भी सॉल्यूशन मिले तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। जब भी नहीं मिले तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली का एक तीसरा नाम भी है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट भी दो तरह के हो गए, इनकंसिस्टेंट तो एक ही हुआ, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट तो बीच वाला रहा, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट दो हो गए, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों कंसिस्टेंट है। उनको भी अगर हम बताएं, जैसे किसी ने कहा कि सर किसी ने पूछा सर इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने आंसर दे दिया कंसिस्टेंट। मैंने क्या आंसर दे दिया, उसने अगला क्वेश्चन पुट अप कर लिया, कंसिस्टेंट में भी कौन सा वाला कंसिस्टेंट। दैट मींस अब वो ये पूछना चाह रहा है कि यूनिक है या इनफाइनाइट है। तो यूनिक है तो उसको सिंपली कह सकते हो कंसिस्टेंट, या फिर इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट कह तो भी ठीक है, नहीं तो सिंपली कह दो ना कंसिस्टेंट है, तो भी वो इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट ही माना जाता है। और तीसरा वाले को आपको बोल के बताना पड़ेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। भाई दोनों इक्वेशन सेम है ना, ये इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है, वहां पे दोनों इक्वेशन अलग अलग है, तो यानी ये भी आजाद है, इंडिपेंडेंट है, और ये भी आजाद है, ये भी इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे एक इक्वेशन दूसरी से बनी हुई है, 5 से मल्टीप्लाई होकर बनी हुई है या 7 से मल्टीप्लाई होकर बनी हुई है, वो सेम इक्वेशन है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जो एक ही चीज को मेंटेन किए हुए है, जो एक ही, जैसे कहते हैं ना विराट कोहली की कंसिस्टेंसी, यानी कि वो रन बना रहा है 5-7 साल से बना रहा है, 10 साल से बना रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ है। जैसे किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। एक एग्जाम में तो मान लो 16 नंबर ले आई, और फिर दूसरे एग्जाम में मान लो 13 पे अटक गई, फिर अगले पे 7-8 पे अटक गई, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। और एक मान लो 18, 19, 17, 16, 15, उसको परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। थोड़ा थोड़ा मीनिंग इधर आ रहा है इन टॉपिक्स में, लेकिन एग्जैक्टली वो वाला मीनिंग नहीं कैप्चर कर सकते, है ना। ठीक है, क्लियर है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन दे रहा है, यहाँ पे इस वाले टॉपिक में कंसिस्टेंट का मीनिंग ये मान के चलेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। ये खत्म होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो यूनिक का नाम सिंपली कंसिस्टेंट है, या फिर पूरी तरीके से डिफाइन करें तो इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है जी, अब आगे तो जो मेथड्स होंगे उनके लिए फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। टाइम हो चुका है क्या आज का, 8-9 हो गए। बड़ी क्लास, हाँ हाँ, तो ठीक है। आज के क्लास में क्या कवर किया, इंट्रोडक्शन कवर किया, क्या होता है, नोट्स कंप्लीट कर लेना भाई जो भी लेट लतीफ है ना। और प्लस हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक बहुत अच्छी चीज सीखी आज, है ना। कल से अपन एक एक मेथड उठाएंगे और उनका क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय सेम टाइम।